हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पेट्रोग्राद की फरवरी 1917 की क्रांति को विस्तार से जाना था और समझा था। आज हम लोग कई बातों पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे फरवरी की क्रांति के बाद रूस की आंतरिक स्थितियां। दूसरी बात, लेनिन की वापसी किन परिस्थितियों में हुई। तीसरी बात, लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या कहती है। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। उस अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारियों, भूस्वामियों और बड़े उद्योगपतियों का प्रभुत्व था। समाजवादी और उदारवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे, क्योंकि कहीं न कहीं उद्योगपतियों और भूस्वामियों के रूप में सरकार पर पूंजीपति वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। पूंजीपति और ताकतवर लोगों के द्वारा सरकार कहीं न कहीं चलाई जा रही थी। दूसरी तरफ जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी को अंतरिम सरकार ने हटा दिया था। निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, अर्थात एक जगह के निर्वाचन से संबंधित नियम दूसरी जगह से भिन्न थे। सबसे विशेष बात यह थी कि पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर हर जगह सोवियतों का निर्माण कर लिया गया। आइए अब लेनिन की वापसी के बारे में जानते हैं। अप्रैल 1917 के बाद बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस वापस आ गए। 1917 से पहले इनको देश निकाला घोषित किया गया था। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध करते आ रहे थे। ये वही विश्व युद्ध प्रथम की बात हो रही है। उनका मानना था कि अब सोवियतों को शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने एक बयान भी दिया था जिसमें 3 प्रमुख मांगें निहित थीं। इन 3 मांगों को समग्र रूप से लेनिन की अप्रैल थीसिस की संज्ञा दी जाती है। वे 3 मांगें कौन थी, आइए जानते हैं। पहली मांग, यह जो युद्ध चल रहा है, अर्थात चल रहे युद्ध में जो रूस सहभागिता दिखा रहा है, उसको बंद किया जाए, अर्थात युद्ध समाप्त किया जाए। सारी जमीनें किसानों के हवाले कर दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। वापसी के बाद लेनिन ने सुझाव दिया कि पार्टी का नाम बोल्शेविक से बदलकर कम्युनिस्ट कर दिया जाए। एक तरफ जहां लेनिन अपनी अप्रैल थीसिस की मांगों पर मजबूती से खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ बोल्शेविक पार्टी के अधिकांश नेताओं को लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही समय नहीं है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को समर्थन देना सही रहेगा। लेकिन लेकिन आने वाले कुछ महीनों के घटनाक्रम ने इन लोगों की कहीं न कहीं सोच को बदल दिया। आने वाले कुछ महीनों के घटनाक्रम ने अंतरिम सरकार को समर्थन देने वाले इन नेताओं की सोच बदल दी। 1917 का जो गर्मी का मौसम था, उसका सीधा संबंध मजदूर और किसान आंदोलन से था। आइए उसे समझते हैं। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और ज्यादा फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गईं। इन कमेटियों के माध्यम से मालिकों द्वारा फैक्ट्री चलाने की प्रक्रियाओं पर अब मजदूर प्रश्न उठाने लगे थे।
अचानक से ट्रेड यूनियनों की संख्या में वृद्धि हुई। अब बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। बातें यहीं तक नहीं रुकी। अब सेना में भी सिपाहियों की समितियां बनने लगी। मतलब सेना में भी कहीं न कहीं गुटबाजी शुरू हो चुकी थी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे-जैसे अंतरिम सरकार का प्रभाव कम हो रहा था, वैसे-वैसे बोल्शेविक पार्टी के प्रभाव या नेता दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे थे और ताकतवर हो रहे थे। सरकार ने असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाना आरंभ कर दिया। इसके अंतर्गत सरकार ने कई कार्य किए। पहला जो कार्य किया वो था कि फैक्ट्रियों को चलाने की मजदूरों की कोशिश को रोका। मजदूरों के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित विशाल प्रदर्शनों को कठोरतापूर्वक दमन कर दिया गया। प्रमुख बोल्शेविक नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए या उनको निर्वासित कर दिया गया। गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता जमीनों के पुनर्वितरण के लिए मजदूरों से प्रोत्साहित होकर दबाव बनाने लगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक भूमि समितियों का गठन किया गया। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेकर जुलाई से सितंबर के मध्य किसानों ने बहुत सारी जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग पुनः कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे और रूसी क्रांति के समापन की तरफ एक और कदम बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।